हाँ जी, वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 जॉब टारगेट पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम इकोनॉमिक्स की सीरीज लगाते हैं डेली एमसीक्यू, टॉप 10 एमसीक्यू हम अटेम्प्ट करते हैं इस सेशन के अंदर। तो आज है अपने नेक्स्ट टॉप 10 एमसीक्यू। आज का भी जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है मनी एंड क्रेडिट। कल भी हमने मनी एंड क्रेडिट वाले चैप्टर से कुछ क्वेश्चन किए थे, तो इस चैप्टर्स के और अच्छे से डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं एक और सेशन लेके आई हूँ मनी एंड क्रेडिट चैप्टर के ऊपर। इसके इकोनॉमिक्स के जो हम आज टॉप 10 एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे। होप सो आप सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा और आप बहुत अच्छे से कमेंट करके फीडबैक दे रहे हो, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। आने वाले सेशन के लिए भी अपने साथ अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर बताएं कि इस चैनल पर अच्छे से वीएलडीए की तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है जी। करते हैं स्टार्ट आज का नेक्स्ट सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सचेंज। निम्न में से कौन सा विनिमय का सबसे पुराना रूप है। पहले के टाइम में जो वस्तु विनिमय था ना, वो सबसे पुराना टाइप होता था। ठीक है, बार्टर सिस्टम। तो मनी तो अब आई है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो बार्टर सिस्टम होगा। वस्तु विनिमय प्रणाली, कॉइन भी बाद में आई है, डिमांड डिपॉजिट मांग जवाब भी क्या है, ये तीनों मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। जो बार्टर सिस्टम था ना, ये मॉडर्न नहीं है, ये पुराना है। बार्टर सिस्टम के अंदर क्या होता था, वस्तुओं का विनिमय होता था। ठीक है, एक से एक जाने से वस्तु लेके दूसरा भी उसको मनी नहीं, वस्तु के बदले वस्तु ही देता था। तो बार्टर सिस्टम क्या है, पुराना रूप है एक्सचेंज का। ठीक है जी, बी ऑप्शन हम यहाँ पर अपना करेक्ट कर देंगे। आगे देखें, आगे कौन सा क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की जो लिमिटेशन इनमें से कौन सी है। वस्तु विनिमय प्रणाली की एक सीमा क्या है, कौन सी है लिमिटेशन, उसकी एक बुराई कौन सी है बार्टर सिस्टम की। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, इच्छाओं का द्विगुण संयोग। ठीक है, इजी एक्सचेंज, आसान विनिमय, स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू, मूल्य की स्थिरता, ड्यूरेबिलिटी ऑफ गुड्स, वस्तुओं का टिकाऊपन। तो यहाँ पर जो ये चीजें हैं, तीनों की तीनों हमारे ऑप्शन गलत है, क्योंकि आसान तो था ही नहीं उस टाइम पे बार्टर सिस्टम के अंदर वस्तुओं का विनिमय करना, क्योंकि हमें उस इंसान को ढूंढना पड़ता था जिसको जो चीज हमारे पास है उस चीज की जरूरत हो। ठीक है, तो दोनों पार्टीज का क्या हो, दोनों उस टाइम पे लेने वाला भी और देने वाला की दोनों की इच्छाएं पूरी होनी चाहिए थी उस टाइम में, तभी जो क्या होता था, वस्तुओं का विनिमय होता था। तो सेकंड ऑप्शन तो गलत है। मूल्य की स्थिरता तो इसके अंदर थी नहीं, जरूरी नहीं था कि जो चीज हम दे रहे हैं और उसके बदले में जो चीज हमें मिल रही है उन दोनों की वैल्यू बराबर हो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं था। ड्यूरेबिलिटी ऑफ गुड्स, गुड्स का टिकाऊपन भी इतना क्या था, श्योर नहीं था। कई बार हम कम ड्यूरेबिलिटी वाली चीजें, कम टिकाऊ रहने वाली चीजों को ले लेते थे मजबूरी में, और बदले में ज्यादा टिकाऊ वाली चीजें दे देते थे। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन ए ही आएगा, जो लिमिटेशन थी बार्टर सिस्टम की, कि उसके अंदर इच्छाओं का द्विगुण संयोग होना बहुत ज्यादा जरूरी था, जो कि ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता था। अब जो चीज हमारे पास है उसी की जरूरत हमें क्या पता किसको है। ठीक है, तो जो चीज उसके पास है वो हमें मिल जाएगी, और जो हमारे पास है वो उसको मिल जाएगी, ऐसा इंसान ढूंढना मुश्किल था। तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन थी वाटर सिस्टम की। तो ऑप्शन नंबर ए हम यहाँ पर करेक्ट करेंगे। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिए, द इंटरेस्ट चार्ज बाय इनफॉर्मल सोर्स इज यूजली। अनौपचारिक ऋण स्रोतों द्वारा लगाई गई ब्याज दर आमतौर पर कैसी होती है। अब देखो, जो फॉर्मल सोर्स है, मतलब बैंक हो गए, कमर्शियल बैंक हो गए, कोई कोऑपरेटिव बॉडीज वगैरह होगी, वो आपको लोन वगैरह देती है, तो वो क्या करती है, इंटरेस्ट कम चार्ज करती है। और जो इनफॉर्मल होते हैं, अनौपचारिक होते हैं, जैसे साहूकार हो गया, ठेकेदार हो गया, ठीक है, आड़त से आप पैसा लेकर आते हो, तो वो सारे क्या करते हैं, ज्यादा ब्याज पर चार्ज करते हैं। क्यों, क्योंकि वो आपको बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, लो, हाई, जीरो, इक्वल टू बैंक। तो इसका आएगा जी हाई। जो इंटरेस्ट इनफॉर्मल सोर्सेज द्वारा चार्ज किया जाता था वो आमतौर पर हाई ही होता था। तो ऑप्शन नंबर बी हम यहाँ पर अपना सही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स डिमांड डिपॉजिट। निम्न में से कौन मांग जमा बनाता है। सरकार बनाती है, वाणिज्यिक बैंक बनाते हैं, साहूकार बनाते हैं, डाकघर बनाता है। तो कौन बनाता है मांग जमा।
अब मांग जमा होती क्या है, देखो अब हमारे पास कुछ पैसा है वो हम बैंक में जाकर जमा करवा देते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, मांग जमा होती है, कि जब हम जाकर बैंक से मांग करेंगे अपने उस पैसे की, हमारे जमा हुए पैसे की, तो बैंक को वो हमें देने पड़ेंगे। तो ये काम कौन करवा रहा है, बैंक करवा रहा है। तो यहाँ पर हम किस ऑप्शन को फिर टिक करेंगे, कमर्शियल बैंक्स को टिक करेंगे। कमर्शियल बैंक्स जो हमारे ये बैंक होते हैं ना, एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल हो गया, पटियाला बैंक हो गया, ये सारे कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है। तो ये ही क्या करते हैं, मांग जमा बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी सही होगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ मनी, निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है। विभाज्यता, मुद्रा को विभाजित किया जा सकता है। परिवहन योग्य होना, मुद्रा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सकता है। इच्छाओं का द्विगुण सहयोग, ठीक है, और टिकाऊपन। तो इनमें से कौन सा फीचर नहीं है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा कि उसको विभाजित भी किया जा सकता है, परिवहन योग्य भी है और ये टिकाऊ भी है। तो इसका आंसर हम सी ऑप्शन टिक करेंगे, क्योंकि ये बार्टर सिस्टम की कमी थी, ठीक है। इसके अंदर इच्छाओं का द्विगुण संयोग होना जरूरी नहीं है। हमें जो चीज हमने बेचनी है हम उसको बेचकर मनी ले लेंगे और फिर उस मनी से हमें जो जरूरत है हम वो ले लेंगे। तो हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा कि जो चीज हमारे पास है वो कोई लेने वाला हमें मिल जाए। क्लियर है, तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन को सही करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर यूज कोलेट्रल फ्री लोन मस्ट, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र बिना गिरवी वाले ऋण का अधिक उपयोग करता है, ठीक है, बिना गिरवी। अब कोलेट्रल क्या होती है कि कुछ ना कुछ गिरवी रखनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं, पैसा ले लेते हैं उधार में, ठीक है, तो उनसे जब वो उधार चुकाया नहीं जाता तो जिन्होंने पैसा दिया है उनको तो बहुत नुकसान हो जाता है। तो वो पहले ही कुछ चीजें गिरवी रखवा लेते हैं कि अगर ये पैसा नहीं दे पाया तो इस चीज को क्या कर लेंगे, हम बेचकर अपना ऋण पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कौन सा क्षेत्र है जो बिना गिरवी रखे ऋणों का अधिक उपयोग करता है। तो गरीब लोग करेंगे ना, क्योंकि उनके पास तो ऋण के बदले में कुछ गिरवी रखने के लिए होता ही नहीं है, और वो क्या करते हैं, इनफॉर्मल सोर्स से, ठीक है, अनौपचारिक क्षेत्रों से लोन वगैरह ले लेते हैं, ऋण वगैरह ले लेते हैं, और फिर उसके बदले में उन्हें ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। तो बड़े किसान नहीं आएगा, छोटे किसान आएगा इसका आंसर, बड़ी कंपनियां भी नहीं आएगा, सरकारी कर्मचारी भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर आएगा स्मॉल फार्मर्स, ठीक है, जिनको क्या होती है उत्पादन, ठीक है, प्रोडक्शन फार्मिंग करने में, ठीक है, फसल की बुआई कटाई कुछ भी काम करने के लिए पैसा जरूरी चाहिए होता है, तो वो क्या करते हैं, बिना ब्याज वाला, ठीक है, बिना ब्याज नहीं सॉरी बिना गिरवी रखने वाला ऋण लेते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट विच इज मेन फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट रेगुलेटर इन इंडिया। भारत में औपचारिक ऋण का प्रमुख नियामक कौन है, ठीक है, औपचारिक ऋण जो हमें बैंक वगैरह देते हैं इनको कौन कंट्रोल करता है, किसके कंट्रोल में आते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, आरबीआई को कहा जाता है, जो क्या करता है, सभी बैंकों का हेड होता है और सभी बैंकों को कंट्रोल करता है। तो फॉर्मल सेक्टर तो बैंक ही होगी ना, तो यहाँ पर आंसर हम टिक कर देंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर आंसर नहीं आएगा। आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि आपको बताना है नाबार्ड की फुल फॉर्म बतानी है। कमेंट सेक्शन में जो भी बच्चा देख रहा है वो नाबार्ड की फुल फॉर्म जरूर कमेंट करेगा, तो मुझे पता लगेगा कि आप पूरी क्लास देख रहे हो, ठीक है। तो जरूर नाबार्ड की फुल फॉर्म कमेंट करना। क्लियर है। आगे देखिए, हु इशू करेंसी नोट्स इन इंडिया। करेंसी नोट इंडिया में कौन इशू करता है, सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर। देखो जो करेंसी नोट्स होती हैं वो कौन करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। जो 1 रुपए का नोट होता है, 1 रुपए का सिक्का होता है, ठीक है, वो कौन करता है, वो सरकार करती है, ठीक है, वो कौन करता है, सरकार करती है। तो जितने भी नोट है ना वो सारे के सारे आरबीआई करेगा, जिसको हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, What is the major reason for farmer falling into debt trap? किसानों के कर्ज के जाल में फंसने का मुख्य कारण क्या है, भी वो क्यों कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक, बैंकों से ऋण लेना, हाई कॉस्ट ऑफ फार्मिंग एंड हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऊंची खेती लागत और ऊंची ब्याज दर, लैक ऑफ क्रॉप्स, फसलों की कमी,
सरकारी कर, सरकारी कर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आएगा, हाई कॉस्ट ऑफ फार्मिंग एंड हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जो किसान है वो ऋण लेते हैं, कर्ज लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि उनको क्या करनी होती है, जो उनकी फार्मिंग होती है उसके अंदर लागत ज्यादा लगती है, उसके लिए वो ऋण तो ले लेते हैं और फिर उसके बदले में उनको बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। फिर उस ऋण को पूरा करने के लिए वे एक और ऋण ले लेते हैं, फिर वो ऋण नहीं भर पाते तो फिर आगे और ले लेते हैं। तो ऐसे करके एक ट्रैप बन जाती है, एक जाल बन जाता है जिसमें एक किसान फंस जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कौन सा टिक करेंगे, बी ऑप्शन हम इस क्वेश्चन का आंसर टिक कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट। विकास के लिए ऋण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, विकास के लिए ऋण का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो कैसे, उसका मेन मोटिव क्या है ऋण का। टू इंक्रीज कंजप्शन, उसका मेन मकसद है कि उपभोग बढ़े। टू इन्वेस्ट इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी, उत्पादन कार्यों में निवेश करने के लिए। टू रीपे ओल्ड लोन्स, पुराने कर्ज भुगतान के लिए ये आया है क्रेडिट। टू रिड्यूस पॉपुलेशन, जनसंख्या घटाने के लिए। तो मेन पर्पस जो है क्रेडिट का डेवलपमेंट के अंदर वो ये है कि प्रोडक्टिव एक्टिविटी को बढ़ावा मिले, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोडक्शन सेक्टर में जाएं और रोजगार लें और एम्प्लॉयमेंट लें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि डेवलपमेंट इसलिए होगी ऋण से जब प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या टिक करेंगे, बी ऑप्शन हम टिक करेंगे। क्लियर है जी। आज के टॉप 10 MCQ अपने इतने ही थे। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिए। और हाँ, नाबार्ड की फुल फॉर्म हर बच्चे ने कमेंट करके जरूर बतानी है, ताकि मुझे भी पता चले कि बच्चे सच में पूरी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच।